तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ऐसा आप सबको पता है कि फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है बाय होमोस्टैसिस। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि टू और मोर ऑर्गन्स जो है वो इंटरैक्ट करेंगे और कम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे के एक्टिविटीज़ और फंक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जी का डिमांड जब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि मेंटेन करना है इसको इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसाइट करते हैं किसको? इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के साथ और क्या क्या इंक्रीज होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स इंक्रीज होगा, सब कुछ। और फिर अगर फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो गया है तो एक्टिविटी ऑफ लंग्स, हार्ट और किडनी जो है वो ग्रेजुअली अपने नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, फंक्शंस, इसी वजह से फंक्शंस ऑफ मसल्स जैसे लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, किडनी में या फिर कोई भी ऑर्गन में वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग एनी फिजिकल टास्क या फिर एक्सरसाइजेस इन आवर बॉडी। ठीक है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारा, हम यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। उसमें तो बेसिकली हमारा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं पार्ट एक्टिविटीज़ ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शन करते हैं इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। ठीक है, अब न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस भी प्रोवाइड करता है, क्विक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। न्यूरल सिस्टम का पॉइंट टू पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क रहता है क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, ये क्विक कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम में वो क्या देता है? केमिकल इंटीग्रेशन ऑफ हार्मोन्स के द्वारा वो केमिकल इंटीग्रेशन करवाता है और यहाँ पे ऑर्गेनाइज नेटवर्क होते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप लोग क्या देखने के लिए मिलेगा? न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है अक्रॉस सिनेप्स, और फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब कंट्रोल तो होम्योस्टैटिक होता है, ऑस्मो थर्मो कोई भी रेगुलेशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो हाईली स्पेशलाइज सेल्स से बने होते हैं, जो कि होता है हमारा न्यूरॉन्स होता है हमारे हाईली स्पेशलाइज सेल्स ऑफ न्यूरल सिस्टम, जो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, अब न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत सिंपल होता है इन लोअर वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा में अगर देखने के लिए जाएँ तो यहाँ पे कंपोज होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज होता है इंसेक्ट्स में, जब ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया। यहाँ पे हमारे आर्थ्रोपोड्स में यानी इंसेक्ट्स में ब्रेन के साथ साथ नंबर ऑफ गैंग्लिया होते हैं और न्यूरल टिश्यूज होते हैं। वर्टिब्रेट के पास मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम रहता है दैन एन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हम इस तरह से कुछ देखते हैं। यहाँ पे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किन में? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी CNS और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम यानी PNS। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और ये साइट है हमारा प्रोसेसिंग और कंट्रोल का। PNS जो है वो कंप्राइज करता है ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ CNS यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नर्व फाइबर्स ऑफ PNS जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एफरेंट हमारा सेंसरी होता है, एफरेंट हमारा मोटर होता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं पहले तो PNS है, ये हमारा PNS है। PNS से आते हैं हमारे एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट है हमारा सेंसरी और इफरेंट है हमारा मोटर। ठीक है, उसके बाद PNS में आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में हमारा आता है विसरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारा आता है विसरल में आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। विसरल नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस आते हैं जो कि ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हमारा इम्पल्स जो है वो CNS से VNS में ट्रांसफर करता है, यानी कि विसरल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफर करता है और VNS से CNS में भी ट्रांसफर करता है। ये विसरल ऑर्गन्स में होते हैं जैसे हार्ट वगैरह। यहाँ पे फाइबर जो है वो PNS में होता है, गैंग्लिया विसरल नर्वस सिस्टम में होता है, प्लेक्सस वो वाले नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि ऑर्गन्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स के अंदर रहते हैं, और ट्रैक्ट और नर्व, न्यूक्ली, ये सब कोई CNS में रहता है। ठीक है, ये सब कोई CNS में रहता है, समझे? यहाँ पे फिर से देखते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन्स टू CNS। ठीक है, एफरेंट यानी कि CNS में लाता है और इफरेंट यानी कि एग्जिट, समझ लो, तो CNS से निकालता है और दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स में पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इफरेंट फाइबर्स, ये क्या करते हैं? रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन्स। ठीक है, पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि PNS जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू डिविजन्स क्या है? सोमैटिक और ऑटोनोमिक, जैसे मैंने यहाँ पे कहा सोमैटिक और ऑटोनोमिक दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो रिलेट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स, वाइल ऑटोनोमिक जो है वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉल्यूंटरी होते हैं, तो यहाँ पे सोमैटिक जो है वो वॉल्यूंटरी मसल्स के पास
पास यानी स्केलेटल मसल के पास हमारा इम्पल्स भेजता है, वाइल ऑटोनोमिक जो है वो हमारे CNS से इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स के पास भेजता है, ठीक है, जैसे कि स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स, वो सब जो है वही सब, ठीक है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमारे न्यू एनसीईआरटी में मेंशन है, पर यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब आपको इसके बाद आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको जानना चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा आने वाला एक शॉर्ट है, उसके अंदर मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि हमारे एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है वो सब एक्सप्लेन कर दूँगी, आप वहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, ठीक है। अब आता है हमारा न्यूरॉन को एज अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम कैसे देखें, ठीक है। न्यूरॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोस्ट करता है कैसे, 3 मेजर पार्ट से, जैसे सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, ठीक है। सेल बॉडी जो है उसमें होता है हमारा साइटोप्लाज्म, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ग्रैन्युलर बॉडीज होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रैन्यूल बोला जाता है। अब शॉर्ट फाइबर्स जो कि ब्रांच करते हैं रिपीटेडली और प्रोजेक्ट करते हैं आउट ऑफ द सेल बॉडी, ऑल्सो कंटेन करते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। अब जो सेल बॉडी हमारा है, यहाँ से जैसे ब्रांचेस निकलते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको ही तो डेंड्राइट्स कहा जाता है, ये देखिए इनको ही तो डेंड्राइट कहा जाता है। अब यहाँ से सोच लीजिए ये वाला निकला हुआ है, ये मैंने बहुत गंदा डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसे मैं हाथ से बना रही हूँ, सो प्लीज़ मैनेज। तो यहाँ पे हमारा ये वाला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो है, ये वाले जो डेंड्राइट्स हैं, ये वाले, इनमें होते हैं निजल्स ग्रैन्यूल, क्योंकि ये थोड़ा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल बॉडी कंटेन करता है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा सेल बॉडी, ये है हमारा डेंड्राइट, ठीक है, ये है हमारा डेंड्राइट, पर यहाँ पे निजल ग्रैन्यूल्स यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद ये है हमारा न्यूरिलेमा स्वान सेल, ठीक है, स्वान सेल न्यूरिलेमा यानी कि हमारा इसका कवरिंग, और एक्सोलेमा यानी एक्सॉन का कवरिंग, ठीक है, एक्सॉन का कवरिंग, ये है एक्सॉन हिलॉक, ये पूरा है हमारा एक्सॉन का कवरिंग को एक्सोलेमा बोलते हैं। उसके ऊपर स्वान सेल्स होते हैं, उसका कवरिंग जो है वो न्यूरिलेमा बोला जाता है। ये एक्सॉन्स रहते हैं, यहाँ पे एक माइलिन शीथ रहता है, ये वाले जो माइलिन शीथ है, ये उसके अंदर जो है स्वान सेल्स है, यहाँ पे माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ जो है वो एक्स्ट्रा फैट का लेयर होता है, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे माइलिन शीथ एक खत्म हो रहा होता है, यहाँ पे हमारा नोड ऑफ रनवियर होता है। हमारे जो इम्पल्सेस हैं कुछ न्यूरॉन्स में, ये यहाँ से ऐसे जंप करते हुए नोड ऑफ रनवियर में ही होते हुए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो न्यूरल सिस्टम जो है वो बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, और इसके बाद आता है हमारा सिनेप्टिक नोड, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग फाइबर होता है विद डिस्टल एंड विच इज डिस्टल एंड ब्रांच्ड है, ठीक है। उसके बाद ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिनेप्टिक नोड, जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन हिलॉक्स जो होते हैं और डेंड्राइट्स जो होते हैं। न्यूरॉन डिवाइड होते हैं तीन टाइप में, ठीक है। एक होते हैं मल्टीपोलर, जिसमें एक एक्सॉन होंगे और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे। बाइपोलर यानी एक एक्सॉन एक डेंड्राइट होता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिपोलर यानी कि एक एक्सॉन ही होता है, डेंड्राइट होता ही नहीं है, ठीक है, और ये मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मल्टीपोलर जो है हमारा एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स, वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है। बाइपोलर जो है एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, वो हमारे रेटिना में देखने को मिलता है। फिर आता है यूनिपोलर, जो कि एक एक्सॉन ही होता है, ये वाला हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। फिर हमारा स्यूडोपोलर भी होते हैं, हमारे दूसरे टाइप के पोलैरिटी भी होते हैं। स्यूडोपोलर मतलब इन तीनों के अलावा स्यूडोपोलर भी होता है, तो वो स्यूडोपोलर का एग्जांपल होता है हमारा गैंग्लियन, रूट ऑफ गैंग्लियन में होता है उसका, ठीक है, डेंड्राइट रूट ऑफ गैंग्लियन में होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा 2 टाइप के एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड हो सकते हैं या फिर नॉन माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होता है वो एनवेलप होते हैं बाय स्वान सेल्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को एनवेलप करते हैं, जो कि माइलिन शीथ फॉर्म करता है, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ में बेसिकली माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, और इसके ऊपर ये वाला को कवर करते हैं, एनवेलप करते हैं स्वान सेल्स, ठीक है। स्वान सेल्स इनको एनवेलप करते हैं, और स्वान सेल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे न्यूरिलेमा कहा जाता है, ठीक है। गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ को नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं वो एनक्लोज होते हैं बाय स्वान सेल्स, ठीक है। अनमाइलिनेटेड जो होते हैं वो एनक्लोज होते हैं स्वान सेल्स, बट वो लोग फॉर्म नहीं करते हैं माइलिन शीथ को वो फॉर्म ही नहीं करते हैं। स्वान सेल्स होता है उनमें, बट माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, अराउंड द एक्सॉन, ठीक है। अब इसलिए ये कॉमनली फाउंड होता है कहाँ पे, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में। ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ पे होता है, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स। तो इस हिसाब से आप याद रख लीजिएगा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है वो सीएनएस में प्रेजेंट होता है, सीएनएस में प्रेजेंट होता है। और हमारा जो ये वाला हम देखने को मिलता है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, वो वाला हमारे पीएनएस में प्रेजेंट होता है, पीएनएस में देखने को मिलता है। फिर आता है हम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनिक चैनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आयन चैनल्स जो होते हैं वो सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं डिफरेंट आयन्स के लिए। जब एक न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा है इम्पल्स को, उसको रेस्टिंग स्टेज कहा जाता है। कौन सा स्टेज कहा जाता है, उसको रेस्टिंग स्टेज कहा जाता है। और अब इस रेस्टिंग स्टेज में बेसिकली क्या होता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन इन टोटल मतलब इन अ होल एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है ना वो ज़्यादा परमेबल होता है हमारे पोटेशियम आयन्स के लिए, ज़्यादा परमेबल होता है पोटेशियम आयन्स के लिए, और नियरली इम्परमेबल होता है सोडियम आयन्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा परमेबल होता है पोटेशियम आयन्स के लिए और नियरली इम्परमेबल होता है किसके लिए, हमारे सोडियम आयन्स के लिए। तो अब ये क्या करता है, मेम्ब्रेन जो है ना वो इम्परमेबल होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी। तो अब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और तो और हमारे पोटेशियम आयन्स कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, पोटेशियम आयन्स और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे अंदर एक्सोप्लाज्म में वो सब ज़्यादा रहता है। वाइल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वहाँ पे हमारा सोडियम देन हमारे कुछ कैल्शियम 2+, देन हमारे Cl-, ये सब हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसीलिए एक्सोप्लाज्म के अंदर एक्सोन जो है वो क्या कंटेन करता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, ये कहाँ पे है, एक्सोप्लाज्म में। एक्सोप्लाज्म में लो कंसंट्रेशन किसका होता है, सोडियम का होता है, और हाई कंसंट्रेशन किसका होता है, पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज आयंस के लिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से ये क्लियर कर लेते हैं। हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और पोटेशियम जो है हाई कंसंट्रेशन में कहाँ पे होता है, एक्सोप्लाज्म में होता है। और लो कंसंट्रेशन में कहाँ पे होता है, सोडियम लो कंसंट्रेशन में होता है कहाँ पे, एक्सोप्लाज्म में। और सोडियम हाई कंसंट्रेशन में कहाँ पे होता है, अगर सोडियम का अगर हमें हाई कंसंट्रेशन देखना हो तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, राइट। तो हमारा लो कंसंट्रेशन में सोडियम कहाँ पे होता है, एक्सोप्लाज्म में होता है। और अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम देखें तो ये कहाँ पे होता है, ECF में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, ECF में होता है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट फ्लूइड जो होते हैं आउटसाइड द एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड होते हैं वहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ क्या पोटेशियम होता है। देखिए, जितना जो भी एक्सोप्लाज्म में होगा उसका एग्जैक्ट उल्टा हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक्सॉन के बाहर, यानी कि ECF में। ECF का फुल फॉर्म क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ECF का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम देखने को मिलेगा और हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या देखने को मिलेगा, सोडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है। अब हमारा जो एक्सोलेमा जो है मतलब कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सॉन का, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लीकी सोडियम चैनल्स और लीकी पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। लीकी सोडियम चैनल्स और लीकी पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब लीकी सोडियम चैनल में बेसिकली क्या होता है, सोडियम चैनल में इनफ्लक्स होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सोडियम आयंस बाहर ECF में ज़्यादा है, एक्सोप्लाज्म में कम है। ठीक है, तो हमारा सोडियम आयंस अंदर आता है और पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर चला जा रहा है। तो पहले ये चीज़ सोचिए कि हमारा प्रोटीन ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर है, उसके ऊपर से हमारा सोडियम तो यहाँ पे कम है, सेल में कम है, ऊपर से और कम हो रहा है। और जितना उसको फुलफिल करने के लिए 3 सोडियम बाहर चले गए, उसको फुलफिल करने के लिए सिर्फ दो K+ अंदर आ रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज की कमी रह रही है, पूरे एक पॉजिटिव चार्ज की कमी रह रही है। इस वजह से क्या होता है ना, अंदर की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन जाता है। तो नेगेटिव पोटेंशियल जब बनता है तो ये कितना पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल कितना हो जाता है, ये पोटेंशियल हो जाता है हमारा 70 मिलीवोल्ट। ठीक है, 70 मिलीवोल्ट हो जाता है। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जिसकी वजह से 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आता है, वो होता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम और पोटेशियम ATPase। ठीक है, तो एज यहाँ पे ऑलरेडी -70 मिलीवोल्ट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होता है वो पोजेस करता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, और इनर वाला सरफेस जो होता है उधर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ये देखिए बिकम क्या बनता है, ये नेगेटिव चार्ज बनता है। और इसी वजह से इस स्टेट को क्या कहते हैं हम लोग, पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कुछ सोडियम हमारा जो है वो बाहर जाता है और हमारा पोटेशियम जो है वो अंदर आ जाता है, और सोडियम जो है वो बाहर चला जाता है।
इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या होता है, 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। यहाँ पे एरो को इग्नोर करके ये वाला देखिए, 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ जाते हैं, तो इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, ATPase बोलते हैं। -70 पोटेंशियल यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल यहाँ पे बन जाता है। इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेट या फिर पोलराइज स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली क्या होता है हमारा, देखिए ऑलरेडी ये जो हमारा जो ये हुआ 3 Na+, 2 K+, ये सब जो हुए ये क्यों हुए, ये इसलिए हुए क्योंकि जो लीकी सोडियम चैनल और लीकी पोटेशियम चैनल थे वो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम कर रहे थे बहुत ज़्यादा और इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम कर रहे थे, मतलब बहुत सारे सोडियम अंदर आ जा रहे थे क्योंकि कंसनट्रेशन के हिसाब से ECF में हमारा सोडियम ज़्यादा होता था और हमारा जो अंदर है एक्सोप्लाज्म में सोडियम कम हो रहा था, इसी वजह से सोडियम पहले अंदर आ रहा था और पोटेशियम जो है बाहर कम था और अंदर ज़्यादा था, तो अंदर से बाहर जा रहा था इसी वजह से। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारा ये वाला जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बना, ठीक है, वो वाला बना। और उसकी वजह से क्या हुआ, 3 सोडियम आयंस बाहर गए और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आए और उसके बाद रेस्टिंग स्टेट और पोलराइज स्टेट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डीपोलराइज स्टेट। अब ये डीपोलराइज स्टेट कैसे होता है, डीपोलराइज स्टेट के लिए पहले तो अगर स्टिम्युलस जो है हमारा, जो स्टिम्युलस रहता है, स्टिम्युलस जब रहता है वो अगर हमारा सेल बॉडी से लेकर एक्सॉन में आ गया, ठीक है, एक्सॉन में आ गया है, तो पोटेंशियल जो है एक्सॉन हिलॉक में जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर ये इंक्रीज होकर -55 मिलीवोल्ट हो गया, यानी कि पहले कितना था, -70 मिलीवोल्ट था, अब 70 मिलीवोल्ट से हमारा -55 मिलीवोल्ट अगर हो गया, तो हर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जितने होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जितने होते हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड, एक सेकेंड, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है, ये सब चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब ये सोडियम चैनल्स अगर ओपन हो जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, रैपिड इन्फ्लक्स करेंगे सोडियम का। ये देखिए यहाँ पे होगा, ये देखिए, व्हेन अ स्टिम्युलस इज अप्लाइड एट अ साइट सच एज पॉइंट A ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन क्या होगा, साइट A का वो फ्रीली परमिएबल हो जाएगा। देखिए फ्रीली परमिएबल हो जाएगा किसको, सोडियम को, फ्रीली परमिएबल हो जाएगा सोडियम आयन को, और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे रैपिड इनफ्लक्स होगा सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स होगा, फॉलोड बाय द रिवर्सन ऑफ पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा उस साइड में, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, आउटर सरफेस जो होता है मेम्ब्रेन का वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, और इनर सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग जो देखे थे पोलराइज स्टेट में, एक्जैक्टली उसका उल्टा होगा हमारे डीपोलराइज स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पोलराइज ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट A इज दस रिवर्स एंड हेंस इसको क्या कहा जाता है, डीपोलराइज्ड, ठीक है, डीपोलराइज्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एट साइट A, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये वाला एक्शन पोटेंशियल है जो डीपोलराइज साइट में आपको डीपोलराइज स्टेज में आपको देखने को मिलता है, और वो वाला था हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल जो आपको पोलराइज स्टेट में देखने को मिला था, ठीक है। वहाँ पे -70 मिलीवोल्ट था, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में बेसिकली क्या होता है, +30 मिलीवोल्ट होता है। +30 क्यों होता है, अब देखिए -55 था, ये देखिए यहाँ पे ये वाला -70 पहले तो था, उसके बाद एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आता है -55 मिलीवोल्ट का। तो ये जब ये ना बेसिकली इंक्रीज होता है हमारा एक्शन हिलॉक में पहुँचते वो इंक्रीज होने लगता है, और इसके बाद -55 बनता है, ठीक है। -55 जो है वो एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो ऐसे चेंज होता है कि ये लोग क्या करते हैं, सोडियम चैनल को स्वेल करवाते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है। ये वाला देखिए, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, और रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम अगर होगा तो ऑब्वियसली हमारा बेसिकली -55 MB से हमारा +30 MB हो जाएगा। तो हम अगर इन द होल देखें तो हमारा +70 मिलीवोल्ट जो कि हमारे पोलराइज स्टेट में था, उससे लेके +30 मिलीवोल्ट जो कि हमारे डीपोलराइज स्टेट में बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसको हम लोग नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल जब बनता है उसके बाद हमारा नर्व इम्पल्स आता है एट साइड्स इमीडिएटली अहेड, मतलब कि एक्सॉन के आगे जो साइड्स हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन में, और नेगेटिव चार्ज होता है इनर सरफेस में, ठीक है। इनर सरफेस जैसे पहले हम लोग पोलराइज स्टेट में देखते हैं, एक्जैक्ट वो वाला कंडीशन है। तो एज अ रिजल्ट करंट जो है वो फ्लो करता है इनर सरफेस ऑफ A साइड टू B साइड, ठीक है। अगर हम अभी देखें तो हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इनर सरफेस ऑफ A साइड से इनर सरफेस ऑफ B साइड तक, और अगर हम आउटर सरफेस के बारे में देखें तो करंट जो फ्लो होगा वो B से A तक फ्लो होगा, ठीक है, B से A तक फ्लो होगा। ये क्यों हो रहा है, साइड A से B तक हमारा करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा साइड A में हमारा इनर साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और आउटर साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। पर अगर आउटर सरफेस की बात में देखें तो साइड A में आउटर सरफेस में नेगेटिव चार्ज होगा और इनर सरफेस में पॉजिटिव, और हमारे साइड B में इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज होगा और आउटर सरफेस में पॉजिटिव। तो आउटर सरफेस में B साइड से A साइड जाएगा और इनर सरफेस में A साइड से B साइड आएगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये वाला है हमारा A साइड, और A साइड में यहाँ पे हमारा इनर सरफेस जो है वहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे B साइड में नेगेटिव होगा, तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। पर अगर हम देखें बाहर की तरफ तो B साइड में यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये इस तरफ फ्लो होगा B से A को, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा पोलरिटी ऑब्वियसली रिवर्स हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है हमारे साइड बी में, इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो रहा है ए साइड में, अराइव कहाँ करता है बी साइड में, सीक्वेंस जो है वो रिपीट करता है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड कंसिक्वेंटली इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होता है। राइज होता है इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम जो है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कि अभी जो यहाँ पे हमारा इन्फ्लक्स हो रहा था, रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा था, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड था, ये बहुत कम समय के लिए था, तो ये वाला भी बंद हो जाएगा बहुत देर, बहुत थोड़े समय में, ठीक है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे फॉलो किसके साथ आता है, यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयंस का परमिएबिलिटी इसके बाद बढ़ जाता है, ठीक है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड potassium ion diffuses outside the membrane and restores resting potential, ठीक है, of the membrane at the site of excitation and the fiber becomes more responsive to further stimulation, ठीक है, further stimulation के लिए more responsive बन जाता है। अब कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, ये वाला हमने पढ़ लिया कि बी से ए तक होता है आउटसाइड एक्सोलेमा और ए से बी तक होता है इनसाइड एक्सोलेमा, यानी कि एक्सॉन हिलॉक्स से एक्सॉन टर्मिनल तक हम देखें तो ये चीज़ होता रहता है। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो रिमेन करता है ओपन कितने टाइम के लिए, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो रैपिड इन्फ्लक्स करता है सोडियम का, इसलिए ये सब होता है, डिपोलराइज होता है। कंडक्शन इस हिसाब से होता है, ए से बी जाता है कहाँ पे, एक्सॉन हिलॉक्स से एक्सॉन टर्मिनल तक, कहाँ पे जाता है हमारा इनसाइड द मेम्ब्रेन ये होता है। बी से ए में कहाँ पे जाता है, एक्सोलेमा के बाहर कंप्लीट सर्किट होता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जब ये बी में रीच करता है, डिपोलराइजेशन करता है, +30 हो जाता है ये, उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, ये +30 जो है ये क्या करता है, हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को बंद करता है और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को खोल देता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो सिर्फ यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे वो सिर्फ 0.5 मिलीसेकंड के लिए ही एक्टिवेट रहता है सोडियम चैनल, और पोटेशियम चैनल जो है वो 3 to 4 मिलीसेकंड के लिए एक्टिवेट रहता है। तो इसी हिसाब से हम जान सकते हैं कि हमारा पोटेशियम चैनल जो है वो ज़्यादा देर तक एक्टिवेट रहता है, और उसके बाद इसी वजह से हमारा परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पोटेशियम चैनल खुल जाता है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, और इसी वजह से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलने के बाद इसी वजह से हमारा क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से हमारा ई फ्लक्स होता है। ई फ्लक्स किसका होता है, पोटेशियम का ई फ्लक्स होता है। चैनल खुल गया तो यहाँ से पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, और जितना वो बाहर निकल जाते हैं ऑब्वियसली अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज होते होते यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होते होते यहाँ पे हमारा एक्सोलेमा के अंदर ये -70 से लेके -90 मिलीवोल्ट बन जाता है, -90 मिलीवोल्ट बन जाता है, इतना लो हो जाता है, -90 मिलीवोल्ट बन जाता है, ये -90 मिलीवोल्ट बन जाता है। और उसकी वजह से फिर से कौन आता है, हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase। अच्छा ये चीज़ मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत बोल दिया। बेसिकली यहाँ पे कितना हमारा होता है, यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो बेसिकली +30 मिलीवोल्ट होता है, और +30 से ये -90 बन जाता है, +30 से -90 बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि पोटेशियम आयंस बाहर चला जा रहा है, पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर चले जा रहे हैं। अब ये जब बाहर चले जा रहे हैं तो अंदर की तरफ तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो -90 वोल्ट हो जा रहा है। अब ये -90 वोल्ट को फिर से कम, मतलब बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना, इतना कम कैसे रह सकता है। तो यहाँ पे फिर से अभी कौन एक्टिवेट होगा, सोडियम पोटेशियम ATPase, यानी सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बेसिकली हमारे 90 मिलीवोल्ट को किसी तरह से 70 मिलीवोल्ट -70 मिलीवोल्ट पे ले आता है, -90 मिलीवोल्ट को -70 मिलीवोल्ट पे ले आता है, यानी थोड़ा हमारा पोटेंशियल बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब आता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस कैसे होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इम्पल्स जब हमारे एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचता है तो इनफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स किसका होता है, हमारे कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होता है, यहाँ पे कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होता है, और कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स किसके थ्रू होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारा कैल्शियम आयंस जो है, ये जो कैल्शियम आयंस है वो किसके लिए हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स के को फ्यूज़ होने में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक कैसे होता है, ये है हमारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये सोच लो हमारा दूसरा वाला न्यूरॉन है यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक, ये प्री है, ये पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, ये कैल्शियम आयंस आया, यहाँ पे कैल्शियम आयंस आया, और ये वेसिकल्स जो है यहाँ पे फ्यूज़ हो पाएंगे। और यहाँ पे अगर फ्यूज़ हुए, तो यहाँ पे ये निकल पाएंगे, ऐसे निकल पाएंगे, ठीक है, ताकि ये लोग इसमें जा पाए, ठीक है, इसमें जा पाए। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कॉज ऑफ, ये देखिए एक सेकेंड, क्या करते हैं, ये करते हैं हमारे, ये करते हैं कॉज ऑफ रिलीज ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला होता है हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि हमारे बीच में होता है। ये वाला होता है हमारा प्री सिनेप्टिक नोड, और ये वाला होता है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक नोड, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक नोड।
अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर कहाँ पे रिलीज़ होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होता है। अब न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप्स के क्या क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे इनहिबिटर और एक होते हैं हमारे एक्साइटेटरी। ठीक है, इनहिबिटर में हमारे आते हैं ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब आते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे रिलीज़ होता है न्यूरॉन ट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये सब दो टाइप के होते हैं। न्यूरॉन ट्रांसमीटर दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इनहिबिटर और एक होता है एक्साइटेटरी। इनहिबिटर जो होते हैं वो बाइंड करते हैं इनटू ओपन लिगैंड गेटेड क्लोरीन चैनल्स में। ठीक है, इनहिबिटर जो है ओपन लिगैंड गेटेड क्लोरीन चैनल्स में लोग बाइंड होते हैं, और एक्साइटेटरी जो है वो लिगैंड गेटेड कैटायोनिक चैनल में बाइंड होते हैं। यहाँ पे हमारे क्लोरीन चैनल में हमारे क्या होता है, यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक में होता है और इनफ्लक्स होता है क्लोरीन आयंस का इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन। बट यहाँ इस तरफ हमारे कैटायोनिक चैनल में इनफ्लक्स होता है हमारे सोडियम का, कैल्शियम का, और एक्साइटेशन होता है। ये वाला जो है हमारा इनफ्लक्स हो रहा है क्लोरीन आयंस का, यहाँ पे ये हाइपरपोलराइजेशन होता है। और जहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्जेस का मतलब अंदर आ रहे हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, ये सब यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। हाइपरपोलराइजेशन कौन कौन करता है, ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन। और डीपोलराइजेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, कैटेकोलामाइंस में क्या क्या आते हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, या फिर एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली यही था आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ये आपका प्री सिनेप्टिक नोड होता है और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक नोड होता है। यहाँ पे जब कैल्शियम आयंस आते हैं तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है यहाँ पे फ्यूज़ हो पाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाते हैं, जो कि ये बीच वाला पार्ट है, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट से आपके रिसेप्टर्स के थ्रू यहाँ अंदर आ जाते हैं, समझे। फिर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरफ, ठीक है, ये सब हो गया। अब आता है टाइप ऑफ सिनेप्सिस भी रहते हैं, टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस रहते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन के बेसिस पे। एक्सोडेंड्राइटिक रह सकते हैं, जो कि एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में रहते हैं। एक्सोसोमैटिक रह सकते हैं, एक्सोनिक रह सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस रह सकते हैं, और न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शंस रह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ऑब्वियसली हमारा ब्रेन, यहाँ पे हमारा आएगा ब्रेन और हमारा आएगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। ब्रेन जो है वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है बॉडी का, और एक्ट कैसे करता है, एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये जो है ये कंट्रोल करता है वॉल्यूमरी मूवमेंट्स और बॉडी बैलेंसिंग वगैरह वगैरह के लिए ये सब यूज़ होता है। जैसे थर्मो रेगुलेशन के लंग्स, हार्ट, किडनी को कंट्रोल कर लेता है। हंगर थ्रस्ट के लिए भी, सर्कैडियन साइकिल 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी के लिए भी, एज वेल एज ये सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये ऑल्सो साइट है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस और थॉट्स। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये देखिए इस तरह से होता है हमारा प्री सिनेप्टिक नोड, ये वाला होता है पोस्ट, और यहाँ पे सिनेप्टिक नोड। फिर ये आता है हमारा हाँ, इसके बाद हम लोग अगर पढ़ना चाहें अबाउट सैल्टेटरी कंडक्शन, जो मैं भूल गई थी इससे पहले पढ़ाना। सैल्टेटरी कंडक्शन बेसिकली क्या होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं, माइलिनेटेड मतलब कि ये लोग इंसुलेटेड होंगे, तो हर इम्पल्स जो जनरेट होता है एट NOR यानी नोड ऑफ रैनवियर, वो फास्टली ट्रांसमिट करते हैं, बिकॉज उनको पूरा ऐसे उसका डिस्टेंस तय नहीं करना है उसको, वो सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर से नोड ऑफ रैनवियर में जाता है, फिर इधर जाता है। तो इसी हिसाब से ये इसी पॉइंट में ट्रांसमिट होकर ये फास्टर ट्रांसमिशन होता है। देखिए इतना ट्रांसफर करना ईजी है कि यहाँ पे यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये ईजी है। सो ये ऑब्वियसली आयन एक्सचेंज जो है ECF और एक्सोप्लाज्म के बीच में, ये माइलिनेटेड रीजन में होता है। डिले नहीं होता है, डिले कम होता है एक्सोप्लाज्म में, और यूनिडायरेक्शनल होता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एट एक्सॉन टर्मिनल। सो कंडीशन ओनली एट, अगर तब होगा अगर ये एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ये कंडीशन तब नहीं होगा जब अगर वो बैक आ रहा है, एक्सॉन टर्मिनल से आ रहा है, तब नहीं होगा। ये जनरेट करते हैं हमारे बेसिकली सोडियम चैनल्स जो है वो इनएक्टिव होते हैं आफ्टर 30 मिलीवोल्ट हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 30 मिलीवोल्ट के बाद हमारा -90 मिलीवोल्ट हो जाता है, +30 से -90। ठीक है, ये वाला +30 से -90 हो जाता है। इसके बाद ये 3-4 सेकंड्स के लिए और एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा, तो और कोई भी सोडियम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पीरियड को रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, अब फिर आते हैं ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है बाय स्कल। ये ह्यूमन ब्रेन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है बाय स्कल। इनसाइड द स्कल ब्रेन जो है वो क्रैनियल मेनिंजेस से कवर्ड है और कंसिस्ट करते हैं एक आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरामीटर, फिर मिडल लेयर आता है एराकिनॉइड, और इनर लेयर आता है जो सबसे क्लोज होता है ब्रेन टिश्यू के साथ, वो है पायामीटर। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है हमारा यहाँ पे, ये वाला इस तरह से कुछ होता है, ये देख लीजिए। ये हमारा क्रेनियम है, यहाँ पे बीच में हमारा ड्यूरामीटर है, यहाँ पे सब ड्यूरामीटर है, एराकिनॉइड है, सब एराकिनॉइड है, पायरामीटर है, और पायरामीटर के बाद हमारा ब्रेन आ जाएगा। ठीक है, ड्यूरामीटर जो है वो थिक कनेक्टिव कोलाजिनस होते हैं, एराकिनॉइड जो है वो थिन कोलाजन और इलास्टिन से होते हैं, पायरामीटर जो है वो थिन वैस्कुलर होते हैं, और सब एराकिनॉइड जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और सब ड्यूरल जो है वो टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है, अब कौन सा थिक होता है, ड्यूरामीटर थिक होता है, एराकिनॉइड थिन होता है, पायरामीटर थिन होता है। ड्यूरामीटर जो है कनेक्टिव कोलाजिनस होता है, एराकिनॉइड कोलाजन और इलास्टिन्स होता है, पायामीटर जो है वो वैस्कुलर होता है, सब एराकिनॉइड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं, और यहाँ पे सब ड्यूरल जो है वो होता है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है,
अब है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन और उसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन और उसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क। पहले आता है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसमें होता है हमारा सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा प्रोसेफेलन, मेसेंसेफेलन और रोम्बेनसेफेलन होते हैं। प्रोसेफेलन को हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन में हमारा आता है टेलेनसेफेलन और डायनसेफेलन, ठीक है। इसमें डायनसेफेलन में आते हैं थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फिर आता है रोम्बेनसेफेलन। रोम्बेनसेफेलन में मतलब यानी कि हमारा जो हिंड ब्रेन है वो, और यहाँ पे मेटेनसेफेलन और माइलेनसेफेलन आते हैं। मेटेनसेफेलन में सेरेब्रम एंड पॉन्स आते हैं। माइलेनसेफेलन में मेडुला ऑब्लांगेटा आ जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोसेनसेफेलन। प्रोसेनसेफेलन यानी कि फोर ब्रेन में हमारा टेलेनसेफेलन और डायनसेफेलन आते हैं। डायनसेफेलन में तो हमने देखा थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस आएंगे। टेलेनसेफेलन में सेरेब्रम आएगा, कॉर्पस स्ट्राइटम आएगा और हमारा आएगा एमिगडाटा या और हिपोकैम्पस, ठीक है। एमिगडाटा और हिपोकैम्पस आएंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फोर ब्रेन में टेलेनसेफेलन, डायनसेफेलन आएगा। टेलेनसेफेलन में सेरेब्रम, कॉर्पस स्ट्राइटम, एमिगडाला और हमारा आएगा हिपोकैम्पस। डायनसेफेलन में आएगा थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये तीनों तो हमें पता चल गया। सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सेरेब्रम जो है वो मेजर पार्ट फॉर्म करता है हमारा किसका, ह्यूमन ब्रेन का। अब डीप क्लेफ्ट होता है यहाँ पे, जो डिवाइड करते हैं सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। इसकी वजह से इसको दो हाफ्स जो है उनको क्या टर्म दिया गया है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिया गया है। अब ये जो हेमिस्फीयर है उनको कौन कनेक्ट करता है, उनको कनेक्ट करता है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ये याद रखना, यहाँ पे है हमारा ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। एक सेकेंड, ये वाला मैं येलो हाईलाइट से देखिए, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं जो उसके बाद फॉर्म करते हैं कॉर्पस कैलोसम नर्व फाइबर्स जो कि होते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो कि हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं। अब लेयर ऑफ सेल्स आते हैं जो कवर करते हैं हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। लेयर ऑफ सेल्स आते हैं जो हमारे कवर करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। उसको क्या कहा जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये जो है इसको कहाँ पे डाला जाता है, हम लोग इसको कहाँ पे डालते हैं, इसको हम लोग डालते हैं इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। इसको हम लोग देखते हैं एज अ प्रोमिनेंट फोल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो रिफर कैसे किया जाता है, उसको कहा जाता है ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेश अपीयरेंस। अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल बॉडीज जो है यहाँ पे कंसनट्रेटेड अमाउंट में है। न्यूरॉन सेल बॉडीज जो होते हैं वो यहाँ पे कंसनट्रेटेड अमाउंट में रहते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रेश अपीयरेंस भी बोला जाता है कि वो ग्रेश अपीयरेंस में होता है, ठीक है। उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमारा क्या आता है, मोटर एरियाज आते हैं, सेंसरी एरियाज आते हैं और लार्ज रीजन्स आते हैं, ठीक है। लार्ज रीजन्स आते हैं जो कि क्लियरली सेंसरी नहीं होते हैं, ना ही मोटर होते हैं इन फंक्शन। ये रीजन को क्या कहा जाता है, एसोसिएशन एरियाज। इन रीजन्स को क्या कहा जाता है, एसोसिएशन एरियाज। अब यहाँ पे देखिए, ईच हमारे जो यहाँ पे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जा रहा है सेरेब्रम, इसको दो हेमिस्फीयर में जो डिवाइड किया जा रहा है लॉन्गिट्यूडनली, वो जो दो हेमिस्फीयर से उन दोनों में ईच के बारे में अगर हम बात करें तो ईच हेमिस्फीयर क्या कंटेन करेगा, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल कंटेन करेगा, ठीक है। पार्ट्स, ऑसिपिटल पार्ट कंटेन करेगा। अब इसके बारे में हम लोग लोकोमोशन में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉर्पस कैलोसम जो कि हमारा नर्व बंडल्स था, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स थे। ये वाला होता है हमारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 200 मिलियन नर्व फाइबर्स इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। 200 मिलियन नर्व फाइबर्स इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेड्यूला, मतलब कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ें, हम लोग यहाँ पे पढ़े सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज और लार्ज एरियाज, एसोसिएशन एरियाज। उसके बाद आता है हमारा एसोसिएशन एरियाज होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जैसे इंटर सेंसरी और एसोसिएशंस, मोटर और मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए भी होता है। फाइबर ऑफ ट्रैक्स कवर करते हैं किसको, किससे कवर होते हैं, माइलिन शीट से, जो कंस्टिट्यूट करता है इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये क्या करते हैं, ओपेक व्हाइट कलर का अपीयरेंस देते हैं टू द लेयर, और इसी वजह से हमारा इसको व्हाइट मैटर भी बोला जाता है। ग्रे मैटर किसको बोला जा रहा था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा जो मेमोरी हमारा देख रहे हो, हमारा मोटर सेंसरी वगैरह, वो वाला हमारा मेड्यूला में आता है जिसमें मोटर आता है, जहाँ पे ऑल काइंड ऑफ मोटर इंपल्स आते हैं, सेंसरी, ऑल सेंसरी। एसोसिएशन नो डिफरेंस, मतलब ये जो एसोसिएशन एरिया है इनको हम लोग मोटर और सेंसरी में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या होता है, इंटर सेंसरी और एसोसिएशन होता है, मेमोरी, कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। इंटर सेंसरी में क्या आता है, लाइट, टच, स्मेल, साउंड और इंटरकनेक्शन ऑफ नर्व इनपुट्स भी आता है। अब मेड्यूला जो है वो वाइट मैटर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ऊपर, ठीक है। मेड्यूला जो है वो वाइट मैटर है। और उसके बाद मेमोरी में बेसिकली क्या काम करता है, शॉर्ट मेमोरी होता है, लॉन्ग मेमोरी होता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, स्पीच होता है जिसको ब्रोकास्ट बोलते हैं हम लोग, ब्रोकास्ट का थ्योरी। और उसके बाद आता है वर्नर्स एरिया जो कॉम्प्रीहेंस करने में मदद करता है, ठीक है। अब वाइट मैटर हो गया। सेरेब्रम जो है वो रैप करता है अराउंड द स्ट्रक्चर नोन एज थैलेमस। थैलेमस के अराउंड सेरेब्रम जो है वो रैप करता है, और थैलेमस जो है वो एक बहुत मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। और इसी वजह से हमारा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन रहता है जो कि हमारा हाइपोथैलेमस, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ थैलेमस में। और ये कंटेन करते हैं नंबर ऑफ सेंटर्स जो कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, ऑल्सो सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जैसे कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। अब यहाँ पे इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं वो और
एसोसिएटेड होते हैं डीप स्ट्रक्चर से, जैसे कि अमिगडाला, हिपोकैम्पस, और उसके बाद ये लोग फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो कि जिनको कहा जाता है लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन आता है? अमिगडाला, हिपोकैम्पस, जो सब सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट है, और एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस हमारा ये जो लिम्बिक सिस्टम है या फिर लिम्बिक लोब है वो ऑल्सो रेगुलेशन में हेल्प करता है किसके? सेक्शुअल बिहेवियर के, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर, और मोटिवेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो लोकेटेड होता है बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन और पॉन्स ऑफ द हिड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन के पॉन्स के बीच, पॉन्स और फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में रहता है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैनल रहता है जिसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोला जाता है, जो पास करता है थ्रू द मिड ब्रेन। डॉर्सल प्रोपोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन जो होता है वो कंसिस्ट करते हैं 4 राउंड स्वेलिंग्स या फिर लोब्स, जिसको क्या कहा जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यहाँ पे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं हमारे ब्रेन स्टेम को। ठीक है, ब्रेन स्टेम को कौन फॉर्म करता है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन में बेसिकली सेरिब्रल एक्वेडक्ट होता है जो कैनल होता है और पास थ्रू करता है कहाँ से? मिड ब्रेन से। और डॉर्सल पोर्शन में क्या रहता है? सेरिब्रल कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना रहता है, जो कि 4 राउंड स्वेलिंग्स होते हैं या फिर लोब्स होते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है? थैलेमस या हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन और पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन के बीच में। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या होता है? पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लांगेटा। अब यहाँ पे हमारा पॉन्स जो है वहाँ पे फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन में। सेरिबेलम जो होता है वो बहुत कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होता है उसका, और ये क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। ठीक है, मेड्यूला जो होता है वो कनेक्टेड होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ओब्लांगेटा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेड्यूला जो होता है वो कंटेन करते हैं सेंटर्स, जैसे कि जो कि क्या कंट्रोल करते हैं? रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, रेस्पिरेशन जैसे कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वगैरह रहता है यहाँ पे हमारा। पॉन्स में रहता है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, फिर हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये सब रहता है। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर जो होते हैं वो सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पॉन्स में। और हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो वाला कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेड्यूला ओब्लांगेटा में। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? एंटायर प्रोसेस जो होता है वो रिस्पॉन्स में होता है टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन जो ऑकर करता है इनवॉल्यूंटरी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, और रिक्वायर करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? एफरेंट न्यूरॉन जो होता है वो रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन और ट्रांसमिट करता है वाया नर्व रूट टू सीएनएस। एफरेंट जो है सीएनएस तक पहुँचाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? स्पाइनल लेवल के स्पाइनल कॉर्ड के लेवल में यहाँ पे हमारा ये जो इम्पल्स है वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स आने के बाद स्पाइनल कॉर्ड उसको इम्पल्स वापस देता है। उसके बाद क्या होता है? इफरेंट न्यूरॉन की मदद से ये कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर सेल। अब जो यहाँ पे आया था वो कहाँ से आया था? सेंसरी सेल से आया था, फिर इफेक्टर सेल तक जाएगा, वहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स फॉर्म होंगे। और रिफ्लेक्स आर्ट में जैसे कि यहाँ पे ये देखिए देखा गया है, जिसको हम लोग नी जर्क रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, और इसी तरह से कुछ होता है हमारा क्या? रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्ट। ठीक है, बस इतना ही हमारे न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में।